हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप मिश्रा, और जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि जल्द ही आपको वन शॉट वीडियो अवेलेबल कराए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और बिना देर किए हुए हम लोग आज केमिस्ट्री का पहला जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है विलेन, जिससे लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका रिविजन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए, देखिए कम समय हम लोग रिवीजन कर सके इसके लिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, बाकी आप लोग हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा आप देखते हैं चैप्टर का नाम है विलेन, तो विलेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विलेन क्या होता है। तो एकदम सिंपलेस्ट परिभाषा है, विलेन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। सिंपल सी बात है, विलेन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाया जाए तो हर जगह उसका संगठन समान हो, अर्थात वो अलग अलग में दिखाई ना दे, हर जगह सांद्रता एक जैसी प्राप्त हो। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे समांगी विलेन। अब विलेन में दो चीजें होती है, आप देखते हैं, एक विलेय और एक विलायक। जिसका अमाउंट कम होता है, याद रखेंगे, जो कम रहता है उसको हम विलेय कहते हैं, और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। ठीक है ना। तो विलेन की प्रावस्था का निर्धारण याद रखेंगे विलायक के द्वारा होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, और इस आधार पर विलेन होते हैं तीन प्रकार के, ठोस विलेन, द्रव्य विलेन और गैसीय विलेन। ठोस विलेन क्या है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए आपको कि जैसे आप देखते हैं सोना चांदी के आभूषण होते हैं, तो सोने के अंदर कोई ना कोई चीज मिलाई जाती है। शुद्ध सोने का आभूषण प्रायः नहीं बनाया जाता है, 24 कैरेट गोल्ड का जो है आभूषण नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत नर्म होता है, तो उसमें थोड़ी हार्डनेस डालने के लिए उसके अंदर चांदी या फिर कॉपर मिश्रित किया जाता है। लेकिन जो पदार्थ ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, क्या उसमें हमें अलग अलग दिखाई देता है? वो अगर दिखाई देगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो भी चीजें मिलाई जाती है वो समान रूप से मिश्रित रहती है, तो इस प्रकार से वो क्या है, एक प्रकार का ठोस विलेन है। ठीक है ना। रत्न जो होते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार के ठोस विलेन होते हैं। ठीक है। रंगीन कांच क्या है, वो सभी ठोस विलेन है। ऐसे ही द्रवीय विलेन की जब हम बात करते हैं, तो जब हम द्रव को इस प्रकार से मिलाएं, एक का अमाउंट कम हो एक का अमाउंट ज्यादा हो, जैसे जल में अगर एथेनॉल मिलाया जाता है, शराब मिलाई जाती है और जो पैक बनता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का द्रव्य विलेन है। ठीक है ना। ऐसे गैसीय विलेन, गैसीय विलेन जैसे हमारे चारों ओर जो उपस्थित वायु है वो गैसीय विलेन है, जिसमें N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हमें वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी समांगी मिश्रण बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार से जो है मिश्रण हो गए, यानी विलेन हो गए। फिर अगला जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखी हैं। विलेन के बाद मोल के बारे में देखिए, मोलरता, मोललता, मोलन, इन सब चीजों को पढ़ना है हमें, तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोल के बारे में पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखना, मोल होता क्या है कि मोलरता, मोल जो है आपका वो एक मूल मात्रक है। ध्यान रखेंगे, आपने मूल राशियां पढ़ी होंगी, और मूल राशियों में सबसे जो लास्ट राशि थी, जो 7वीं राशि आपने पढ़ी होगी, पदार्थ की मात्रा पढ़ी होगी। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसी को हम मोल कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना। तो मोल किसके लिए उपयोग किया जाता है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और जनरली एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻²3। ये याद रखेंगे, एक मोल जो होता है उसको हम अवागाद्रो संख्या, क्योंकि इसे अवागाद्रो ने कैलकुलेट किया था, तो इसे Na से भी लिखा जाता है, और इसका मान जो है 6.023 × 10⁻²3 होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ये संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है। जैसे आप देखते हैं दर्जन होता है ना, तो दर्जन जैसे बोला जाता है, आपके दिमाग में संख्या आती है 12। वैसे ही जब मोल बोला जाए तो याद रखिए, जैसे मोल बोला जाए बताने की जरूरत नहीं कि कितने मोल। जैसे दर्जन बोला जाता है तो क्या आपको बताया जाता है कि कितने दर्जन, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक संख्या आती है, वो है 12। उसी प्रकार से याद रखेंगे कि मोल जैसे बोला जाएगा, आपके दिमाग में एक संख्या आनी चाहिए, और वो संख्या थोड़ी बड़ी है, 6.023 × 10⁻²3। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये थोड़ा याद रखेंगे, बाकी हमें मोल निकालने का सूत्र भी पता होना चाहिए कि मोल हम निकालते कैसे। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। जिसका मोल हमें निकालना होता है तो उसके भार, जो भार होता है वो ग्राम में लिया जाता है, भार को अणुभार से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। अणुभार या परमाणु है तो परमाणु भार, आयन है तो आयन का भार। ठीक है ना। तो उससे डिवाइड करके हम मोल निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो अब अगली राशि है जो विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है, हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। ठीक है ना। मोलरता क्या होती है, सिंपल सी परिभाषा सबको पता होनी चाहिए, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेती है, मतलब पूछा जाता है, और यह कभी कभी न्यूमेरिकल मतलब इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो क्या है मोलरता, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ध्यान रखेंगे, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलरता मतलब क्या है, विलेय के मोल, क्या, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन,
विलेन का आयतन। याद रखेंगे आयतन किसमें, लीटर में। लेकिन आप जानते हैं केमिस्ट्री में रसायन जो है वो बहुत ज्यादा भारी अमाउंट में उपयोग नहीं किए जाते हैं, थोड़ी मात्राओं में उपयोग किए जाते हैं, ml में उपयोग किए जाते हैं। तो अक्सर यहाँ पर हम ml रखेंगे और जब आयतन को ml में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे और 1000 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो विलेय के मोल को हम n से लिख देते हैं और यहाँ पर 1000 ऊपर लिख दे रहे हैं और विलेन का जो आयतन है वो v लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml में हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन चूंकि अभी आपको हमने बताया कि जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें विलेय के मोल डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, प्रायः उसका द्रव्यमान देता है। और अगर आपको द्रव्यमान पता है तो मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार लगा करके। ठीक है ना। तो ये वाला सूत्र जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो फाइनल सूत्र हमें कैपिटल एम बराबर क्या मिलेगा, W किसमें चाहिए, ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान है गुणे 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट यानी mw इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें फाइनल सूत्र प्राप्त होता है मोलरता का, जो हमें याद होना चाहिए। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। m बराबर w किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए गुणे 1000 मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम किस में, ml में। ठीक है ना। इसी सूत्र का हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए उपयोग करेंगे। ठीक है। अगली परिभाषा याद रखनी है मोलरता की। कभी कभी मोलरता और मोलरता में परिभाषा पूछ लेता है, तो मोलरता और मोलरता में परिभाषा में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, बस इतना ही डिफरेंस है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए 1 लीटर विलेन लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लीटर विलायक, बस इतना केवल आप अलग याद रखेंगे। बाकी सारी परिभाषा लगभग एक जैसी है, बस मोलरता की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, मोलरता। ठीक है ना। इससे कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। लेकिन आप जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि किलोग्राम में भी द्रव्यमान नहीं उपयोग किया जाएगा, ग्राम में उपयोग किया जाएगा। तो ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। विलेय के मोल को हम n से लिखेंगे, तो n गुणे 1000 अपान विलायक का द्रव्यमान हम कैपिटल W ले रहे हैं और यहाँ पर ये किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। तो ये स्मॉल m का सूत्र मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से हम n का मान क्या रखेंगे, भार यानी W और मॉलिक्यूलर वेट यानी mw। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो फाइनल सूत्र हमें स्मॉल m का मिलेगा वो मिलेगा छोटा w। यहाँ पर हम इसको छोटा w बोलेंगे या W2 भी बोल सकते हैं। तो छोटा w गुणे 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू बड़ा W। याद ध्यान रखेंगे इसको W2 या W1 भी बोला जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मोलरता का सूत्र स्मॉल m प्राप्त होता है, छोटा W गुणे 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू बड़ा W। ठीक है ना। तो ये हो गया मोलरता। ठीक है। अब अगर आपको मोल निकालना आता है तो मोल अंश भी आप ज्ञात कर सकते हो। मोल अंश क्या होता है, सिंपल सी बात है, मोल अंश जिसका निकालना होता है उसके मोल को कुल मोल से डिवाइड कर देते हैं। विलेन में जितनी चीजें उपस्थित हों, जितने अवयव हों, एक हो मतलब 2 अवयव हो या 3 अवयव हैं या 4 अवयव हैं, सभी के मोलों को काउंट कर लीजिए। जिस अवयव का मोल अंश पूछा जाए उसके मोल को ऊपर रखिए और कुल मोल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग मोल अंश ज्ञात कैसे करते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है। समझते हैं, आराम से समझते रहिएगा, कोई बहुत जल्दबाजी की बात नहीं है। अभी समय है, हम लोग कम से कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर कम समय में रिवाइज हो सके। तो मोल अंश क्या है, अंश का मतलब ये होता है कि भाग, किसी का भाग। ठीक है ना। तो मोल अंश क्या है, अगर परिभाषित करना हो तो किसी अवयव का मोल अंश उसके मोल तथा विलेन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को कहते हैं। क्या बोला हमने कि जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने यहाँ पर कि 2 अवयव हैं A और B। ठीक है। जहां पर A के N मोल घुले हैं और B के NB मोल घुले हैं। तो अगर हमें किसी का भी मोल अंश निकालने, मोल अंश का जो सूत्र होता है, जो मात्रक होता है, सॉरी मोल अंश जो है, मोल अंश का जो प्रतीक होता है वो x से हम लोग लिखते हैं। तो मोल अंश आप अगर हमें A चाहिए तो A के मोल को हम ऊपर रखेंगे और कुल मोल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, Na प्लस NB। ठीक है। सिंपल सी बात होती है। तो मोल अंश को परिभाषित करना है तो हम क्या बोलेंगे कि मोल अंश होता क्या है, किसी अवयव के मोल अंश उसके मोल तथा विलेन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हमें मोल अंश B ज्ञात करना है तो D बराबर क्या हो जाएगा, NB
Na प्लस Nb। सिंपल सा सूत्र आपको बताया गया कि मोल अंश यदि आपको ज्ञात करना है, यानी मोल अंश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके मोल, किसके, जिसके ज्ञात करने हो। जैसे यहाँ पर a का ज्ञात करना तो Na रखा, और यहाँ b का ज्ञात करना था तो Nb रखा, तो उसके मोल बटे कुल मोल। कुल मोल समझ गए ना। देखिए कुल मोल यहाँ पर विलेन में दो चीजें थी, ए और बी, तो ए बी और से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मोल अंश बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या होता है मोल अंश, परिभाषा भी कभी कभी पूछी जा सकती है। उसके मोल बटे कुल मोल करके हम इसको निकाल सकते हैं। किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल तथा विलेन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता का। ध्यान रखेंगे नॉर्मलता क्या होती है, इसको भी ध्यान देंगे। 1 लीटर विलेन में उपस्थित, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि 1 लीटर विलेन है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये कितना है, 1 लीटर अगर है तो परिभाषा इसकी ये है कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखेंगे कैपिटल एन बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलेन का आयतन। आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक को हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, और इसको जो है आयतन से डिवाइड कर देंगे। आयतन यहाँ पर किस में है, लीटर में है, लेकिन लीटर में लिया नहीं जाएगा जनरली, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें, ml में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है ये होता है वेट ग्राम में, विलेय का भार हो ग्राम में, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं तुल्यांकी भार से। तुल्यांकी भार, चलो लिख दे रहे हैं, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है, तुल्यांकी भार। ठीक है ना, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तुल्यांकी भार को हम लिखेंगे EW से। ठीक है ना, तो EW, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि EW बराबर होता है MW यानी मालिक्यूलर वेट अनुभार बटे बैलेंस फैक्टर, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये सूत्र होता है फाइनली। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, W अपान तुल्यांकी भार, तो W गुणे ये विलेय का भार है तो इसलिए छोटा W लिख दे रहे हैं, गुणे 1000 अपान तुल्यांकी भार क्या रखोगे आप यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट EW लिख दो इसको, और वॉल्यूम किसमें, ml में। ठीक है, ये हमें नॉर्मलता बराबर मिलेगा। लेकिन तुल्यांकी भार भी हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपान F होता है, तो इसकी जगह इसको रखोगे तो F पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो W गुणे F गुणे 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें, ml में, तो ये हमें मिलेगा नॉर्मलता बराबर। ठीक है, ये सूत्र है। अब आप देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा है। अगर आपने मोलरता का सूत्र आपने पढ़ा हो अभी, तो मोलरता बराबर आपने देखा था, मोलरता बराबर W किसमें, ग्राम में, गुणे 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम होता है ml में। ठीक है, तो देखिए ये और ये इसमें लगभग कॉमन है, केवल एक चीज है F एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो हम इसको ये भी, यानी नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखा जाए तो नॉर्मलता यानी n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू F, मोलरता इंटू बैलेंस फैक्टर, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध भी हमें यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताइए। ठीक है, तो चलिए नॉर्मलता मोलरता के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन में। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन क्या होता है, जैसा कि नाम है ppm, ppm मतलब होता है पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm पार्ट्स प्रति मिलियन। अब मिलियन आपको पता होना चाहिए, मिलियन क्या होता है, मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी 10 लाख में उपस्थित कणों की संख्या को, विलेय कणों की संख्या को हम
पार्ट्स प्रति मिलियन बोलते हैं। ये बहुत ही कम सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है, ध्यान रखेंगे। बहुत कम सांद्रता को एक व्यक्त करना होगा तो हम लोग ppm में व्यक्त करते हैं। जैसे समुद्री जल में आयोडीन की मात्रा हो गई, या जो हमारे यहाँ पर भूगर्भ जल होता है इसके अंदर फ्लोराइड आयनों की सांद्रता यदि ज्ञात करनी है तो उसको हम पार्ट्स प्रति मिलियन में ज्ञात करते हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, ppm बराबर होता है कणों की संख्या जो आपको दी जाए बटे कुल कणों की संख्या जो टोटल होंगे गुणे 10 की पावर लाख यानी 10 की पावर 6, ठीक है ना। जो सांद्रता दी जाएगी कि हाँ इतने टोटल कण हैं और उसमें इतने कण उपस्थित हैं किसी विलेय पदार्थ के, तो जो विलेय पदार्थ के कण होंगे उसको हम ऊपर रखेंगे, विलेय कणों की संख्या बटे कुल कणों की संख्या, और गुणे कर देंगे 10 की पावर 6 से, ठीक है। नहीं 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ये भी है। तो ये पार्ट्स प्रति मिलियन होता है। इसका उपयोग बहुत ही कम सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। अगला पार्ट हमारा बनता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W परसेंटेज बोलते हैं, याद रखेंगे। ये हमें बताता है कि 100 ग्राम में विलेय का द्रव्यमान, याद रखेंगे। जब भी कोई द्रव्यमान प्रतिशत बोले कि कोई पदार्थ इतने प्रतिशत द्रव्यमान अनुसार उपस्थित है, इसका मतलब है कि वो 100 ग्राम में कितने ग्राम उपस्थित है। जैसे आपको पता होता है यूरिया के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2CO में जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन नामक तत्व है, इसका जो परसेंटेज है वो 46.6% द्रव्यमान अनुसार होता है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि अगर 100 किलो यूरिया है तो 100 किलो यूरिया में 46.6 किलोग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। ऐसे ही आयतन प्रतिशत होता है, ध्यान रखें। आयतन प्रतिशत क्या होता है, V/V, इसको हम लिखते हैं आयतन प्रतिशत। ये हमें क्या बताता है, 100 ml में, ध्यान रखेंगे। V/V क्या बताता है, V/V हमें परसेंटेज बताता है कि 100 ml में विलेय के आयतन कितने हैं, विलेय का आयतन बताता है, ध्यान रखेंगे। विलेय का आयतन वो भी किसमें, ml में, चूंकि 100 ml है तो 100 ml में विलेय कितने ml उपस्थित है उसको ये बताता है आयतन प्रतिशत। और एक और सांद्रता को व्यक्त करने की राशि होती है द्रव्यमान बटे आयतन, W/V परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है W/V, तो V जो होता है लास्ट वाला जो है वो हमें विलयन के बारे में बताता है। तो V मतलब आयतन होता है, तो 100 ml आयतन में विलेय का द्रव्यमान बताता है, ये हमें ध्यान रखेंगे। दो इसमें मिश्रित हो गया, यहाँ पर ml भी आ गया और द्रव्यमान भी आ गया, ठीक है ना। और द्रव्यमान जो होगा वो किसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे। ये सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हो गए कि हम किस प्रकार यानी किन किन राशियों द्वारा सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मोलंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, पार्ट्स प्रति मिलियन हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत हो गया। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत याद रखेंगे। इसका उपयोग इस सांद्रता यानी सांद्रता को व्यक्त करने की जो ये राशि है, इसका उपयोग हम लोग फार्मेसी में करते हैं। जो दवाइयों की सांद्रताएं प्रायः लिखी जाती हैं वो W/V में लिखी जाती है। कोई इंजेक्शन आप देखेंगे तो उसमें आप देखोगे उसकी सांद्रता जो होती है वो W/V में लिखी रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम लोग ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जब किसी ठोस पदार्थ को हम किसी द्रव में घोलते हैं, किसी द्रव में डालते हैं, अगर वो विलेय है तो क्या होता है, उसके कण निकल करके द्रव में घुलने लगते हैं, उसी में विलयन होने लगते हैं, ठीक है ना। अर्थात कि विलयन में जो द्रवीय विलयन है यानी जो द्रव है उसके अंदर जब ठोस घुल रहा है तो सांद्रता क्या हो रही है, विलयन की बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम विलीनीकरण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में घुलता है उसी में विलीन होने लगता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण कहलाती है। लेकिन अगर हम किसी ठोस को घोलना चाह रहे हैं, किसी द्रव के यानी एक द्रव जो है वो द्रव की एक निश्चित मात्रा यदि हमने ले ली, एक निश्चित वॉल्यूम आपने उसका द्रव का ले लिया और उसके अंदर आप ठोस को घोल रहे हो। जैसे मान लो आपने 1 लीटर पानी ले लिया और 1 लीटर पानी के अंदर धीरे से चीनी आप मिला रहे हो, चीनी आप घोल रहे हो, तो आप देखोगे पहले चीनी आप कुछ मान लो आपने 4-5 चम्मच चीनी डाल दी तो वो घुलता चला जाएगा। मान लो 100 ग्राम चीनी आपने घोल दी।
लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप चीनी बढ़ाओगे आप देखोगे जो चीनी घुलने की जो दर है ना वो कम होती जाएगी। अब उतनी तेजी से वो नहीं घुलेगा, आपको ज्यादा झलना पड़ेगा विलेन को। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है। अगर आप उसमें चीनी ऐड करोगे बाद में तो ऐसी स्थिति में उसको और ज्यादा झलना पड़ेगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी उस ताप पर, उस ताप का मतलब आप केवल उसको शरबत बना रहे हो, मान लो कि आप उसको गैस पर रख करके गर्म नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है विलेन में कि जब चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो जाती है, यानी जो जल की इच्छा है अब चीनी को अपने अंदर घोलने की, उसकी इच्छा वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, चीनी उस ताप पर अधिकतम मात्रा में उस अमाउंट में घुल चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ध्यान रखेंगे, संतृप्त विलयन क्या है कि जब विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा उस ताप पर उपस्थित होती है विलायक की एक निश्चित मात्रा में, ठीक है ना। संतृप्त का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखो सामान्य भाषा में समझो कि जैसे आप मान लो खाना खा रहे हो, तो खाना खाते खाते क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी ना जब आपकी इच्छा भर जाएगी। तो इच्छा भर गई मतलब क्या हो गया, इच्छा तृप्त हो गई, संतृप्त हो गई। तो ऐसे विलयन में क्या है कि विलायक की जब विलेय को अपने अंदर घोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इच्छा समाप्त हो जाती है कि भाई अब हम नहीं घोलेंगे, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे कि हाँ वो विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ठीक है ना। तो संतृप्त विलयन में विलायक की क्या हो भाई, अब मान लो आपकी इच्छा समाप्त होगी तो जितना कैपेसिटी आपकी होती होगी कि नहीं, आप 4 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाते हो, तो जितना आप खा सकते थे उतना खा ली और आपकी इच्छा तृप्त हो गई। तो ऐसे ही क्या है कि वो मैक्सिमम आपका पूरा हो चुका है। तो वैसे ही जब संतृप्त विलयन होता है तो उसके अंदर जो चीनी घुल चुकी है तो वो मैक्सिमम अमाउंट होता है उस ताप पर, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर की जाती है कि ठोस जो है, ठोस को अगर हम घोल रहे हैं, जैसे चीनी ठोस है, जल में उसको हम घोल रहे हैं, तो विलेयता अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस पर ताप या दाब क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ताप बढ़ाने या दाब बढ़ाने से कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं चेंज आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ताप पर, ठीक है ना, कि विलेयता यानी ठोस की द्रव में विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी या घटेगी। तो आप देखते हो इसका बहुत ही सामान्य सा है कि आप देखते हैं चाशनी जब बनाई जाती है तो बहुत ही कम पानी डाल करके सारी की सारी चीनी पिघला दी जाती है, घुल जाती है उसी में, ठीक है ना। जबकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। जब आप उसको गर्म करते हैं यानी ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। एकदम ऐसे ही जैसे मान लो आपकी इच्छा भर गई खाना खवा करके, ठीक है ना, लेकिन कोई आकर के कनपट्टी पे बंदूक रख दे, कह दे कि नहीं और खाओ, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे भाई, खाओगे ना। आप सोचोगे कि भाई पूरी खा के मरना ज्यादा बेहतर है गोली खा के मरने से, है ना। तो उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार आप उस विलयन को जब वो संतृप्त है, उसके अंदर चीनी और नहीं घुल रही है, तो उसको क्या करोगे, आप चूल्हे पे रख दोगे और जब नीचे से आग जला दोगे तो ऐसी स्थिति में उसकी विलेयता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये स्थिति बनती है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, दाब बढ़ाने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठोस भी असंपीड्य होते हैं और द्रव भी क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता, कि गैस जो है द्रव में किस प्रकार विलीन है। तो जैसा आप देखते हैं हमारे वातावरण में बहुत जगह पर जलीय स्थिति होती है, जैसे तालाब हैं, महासागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तो उनमें भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं। ऊपर जो रह रहे हैं वो तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो जलीय जीव हैं वो भी तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर जल के अंदर भी घुली होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के अणु वायुमंडल में उपस्थित हैं वो उस जल की सतह पर टकराते हैं और कुछ कण उसके नीचे चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब गैसों की द्रव में विलेयता किस प्रकार जो है होती है या ये किस प्रकार प्रभावित होती है, इसके संदर्भ में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया जिसे हम हेनरी नियम से जानते हैं। हेनरी जो है नामक साइंटिस्ट थे, तो हेनरी ने बताया कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। हेनरी नियम क्या है, इसका सूत्र क्या है, हेनरी स्थिरांक क्या होता है, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हेनरी नियम क्या कहता है। किसी गैस की परिभाषा पुनः सुन लेंगे। किसी गैस की द्रव में विलेयता, आप समझिएगा जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि जो आंशिक दाब है उसको P से लिखते हैं और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
विलेयता। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं यहां से नियतांक जो है, तो एक नियतांक आता है, इसको हम KH से लिखते हैं और इसे हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं, और आगे क्या हो जाएगा, विलेयता। अब विलेयता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये कोई तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है, ऊपर कोई ऑक्सीजन के या कोई भी गैस है उसके कण है, तो ये जब अंदर डूबेंगे तो इसके कण अंदर बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे, और अगर कण बढ़ेंगे तो उसके मोल अंश बढ़ेंगे, मोल बढ़ेंगे तो मोल अंश बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम करते क्या है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर लिखा जाता है कि यदि मोल अंश को विलेयता मान ले, यानी विलेयता क्या हो जाए, मोल अंश हो जाए, विलेयता को हम क्या मान ले, मोल अंश, तो हम इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं KH × X। तो ये फाइनल फार्मूला होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हेनरी स्थिरांक जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जो T होता है, अगर T को इंक्रीज करेंगे तो KH का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर ताप बढ़ाओगे तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, और हेनरी स्थिरांक का अगर मान बढ़ेगा तो X का मान घटेगा, अर्थात विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता रहता है कि बताइए ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई ताप बढ़ाओगे KH का मान बढ़ जाएगा, और KH का मान यदि बढ़ेगा तो X का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्यों घट जाती है। आप उसका आंसर क्या दोगे कि चूंकि ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ जाता है, अतः इसकी विलेयता घट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी नियम से रिलेटेड क्वेश्चन। हेनरी नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जैसा आपको ये पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लेंगे कि जो पर्वतारोही होते हैं जब ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां आंशिक दाब घट जाता है, जिससे एनॉक्सिया की समस्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में, और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ठीक है ना, तो जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाले पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एवरेस्ट पे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में। या फिर गोताखोर जो होते हैं तो वो जब ज्यादा गहराई में जाते हैं तो वहां पर आंशिक वहां पर दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने से जो विलेयता होती है गैसों की वो बढ़ जाती है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो सामान्य गैस लेके जाएंगे तो वहां पर नाइट्रोजन भी जल के जो है रक्त में घुलने लगती है ज्यादा दबाव पर, और जब वो वापस आते हैं गोताखोर तो वो नाइट्रोजन पुनः ब्लड से निकलती है और बुलबुले बना लेती है। तो ये बहुत ही पीड़ादायी स्थिति होती है, चिकित्सीय अवस्था में लोग चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का भी मिश्रण ले जाते हैं, जो उसे बचाती है, यानी विलेयता को कम करती है। ठीक है, तो और इसके साथ जो कोका कोला कंपनियां होती हैं, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर भरती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर, ठीक है ना, ताकि CO2 उसके अंदर घुली रहे। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, अगर उसको आप हिला करके ढक्कन खोल दोगे तो बहुत तेजी से बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाती है ना। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर गैस CO2 भरी होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि विलयन है, और विलयन में सारी चीजें उससे क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है ना, हमें अलग से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेनरी नियम। ठीक है, हेनरी नियम के बाद सबसे महत्वपूर्ण नियम इस चैप्टर का जो है वो है राउल्ट नियम। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा अगर हमें आपसे अगर पूछा जाए या आप हमसे पूछो कि बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बनता है यहाँ पर सर, तो हम आपको बिना डाउट के बोल देंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो विलयन से है वो है राउल्ट नियम। हर वर्ष इस पर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए चाहे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि राउल्ट नियम क्या होता है। ठीक है, राउल्ट नियम क्या है, परिभाषा आप इसकी समझ लेंगे कि दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में, दो वाष्पशील, वाष्पशील क्या होता है, जैसे जल आप रख दोगे तो क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। जैसे पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। वो तो वाष्पित होता हुआ दिखाई भी देता है गर्मियों के सीजन में आपको, है ना। जबकि आप देखो तेल भर के रख दोगे तो क्या वो वाष्पित होगा, नहीं वाष्पित होगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसे द्रवों के बारे में चर्चा करनी है जो वाष्पशील हो, ठीक है ना। जैसे एथेनॉल, शराब जो होती है वो भी वाष्पशील होती है, ठीक है ना। तो दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी भी अवयव का जो वाष्पदाब होता है वो उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, ऐसा बताया राउल्ट ने, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट नियम कहते हैं। फिर से एक बार आप सुन लेंगे, दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में, क्या,
दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे समझो दो वाष्पशील द्रव हैं, एक यहां पर हमने मान लिया ये पहला अवयव है, पहला वाष्पशील द्रव है, और ये दूसरा वाष्पशील द्रव है, दो, ठीक है ना। और इसको मिला करके एक विलयन बनाया गया है, ठीक है ना, जिसमें जो अवयव ए के हैं उसमें N1 मोल घुले हुए हैं और इसके N2 मोल घुले हुए हैं, ठीक है ना। तो मोल घुले हुए हैं तो हम इसके मोल अंश भी निकाल सकते हैं, उसके मोल बटे कुल मोल करके, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसके मोल अंश निकालें तो हम इस विलयन में इसके मोल अंश कैसे निकालेंगे, x1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके मोल मतलब N1 बटे कुल मोल N1 प्लस N2 ऐसे निकाल सकते हैं। इसके मोल अंश अगर ज्ञात करना है तो मोल अंश को हम x से लिखते हैं, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके मोल यानी N2 कुल मोल N1 प्लस N2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब राउट्स ने क्या बताया कि दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होगा, यानी चाहे अवयव 1 माना जाए चाहे अवयव 2 माना जाए, किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो मिलाए गए अवयव के यानी उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम कह सकते हैं पहले इसका वाष्प दाब हम मानते हैं यहाँ पर शुद्ध अवस्था में P01 और दूसरे अवयव का वाष्प दाब मानते हैं P02। तो इससे हम लोग सूत्र जो है डेरिवेशन करेंगे। जैसे अब यहां पर इस विलयन में पहले वाले अवयव का जो वाष्प दाब हो P01 है और ये राउट ने बताया कि इसका जो वाष्प दाब होगा वो इसके मिलाए गए मोल अंश के समानुपाती होगा यानी x1 होगा। ऐसे इसकी अगर हम बात करते हैं तो P2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर ये P01 आता है और यहाँ x1, और ऐसे ये क्या होगा P2 बराबर P02 x2। अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार यानी टोटल यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, तो इसका और इसका भाई यहाँ पर जो दाब लग रहा होगा इस सतह पर वाष्प दाब है क्या, ये भी समझ लो। वाष्प दाब जो ऊपर की ओर दाब लग रहा है वायुमंडलीय यानी किसी वाष्पशील द्रव की सतह पर, ध्यान देखिए क्या है सतह, किसी वाष्पशील द्रव की सतह पर वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है, ध्यान रखेंगे। तो जो कुल वाष्प दाब होगा वो अवयव 1 और अवयव 2 दोनों के वजह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो PT होगा P टोटल ये हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 का मान यहां पर है, P2 का मान यहां पर है, तो फाइनल PT बराबर क्या हो जाएगा P01 x1 प्लस P02 x2। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ये हमें मान मिल जाएंगे और यही है राउट्स का नियम, ठीक है ना। राउट्स नियम का ये प्रमुख सूत्र है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको हर हाल में तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। PT बराबर क्या, P01 x1 प्लस P02 x2, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सेक्शन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है जो थ्योरी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हम लोग पहले डील करेंगे, ठीक है ना। तो ये राउट्स नियम हो गया। अब अगला पार्ट हमारा क्या है, आदर्श विलयन, ठीक है ना। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, सिंपलेस्ट परिभाषा है ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। याद है ना आप सभी को, हमने कई बार आपको रिवाइज कराया है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आप याद कीजिए इनके दो प्रमुख गुणधर्म भी थे, ठीक है ना। क्या थे वो दो प्रमुख गुणधर्म, वो पता होनी चाहिए आपको कि आयतन परिवर्तन, जो आयतन परिवर्तन होता है मिश्रण का, डेल्टा मिक्सचर V बराबर भी शून्य होता है और डेल्टा मिश्रण का जो एंथैल्पी परिवर्तन ये भी शून्य होता है, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदर्श विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो 3 उदाहरण आपको पता होने चाहिए, N हेक्सेन एवं N हेप्टेन, क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन, और उसके साथ बेंजीन तथा टालुइन, बेंजीन एवं टालुइन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 3 एग्जाम्पल हैं आदर्श विलयन के।
अब देखो आदर्श तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगभग ये आदर्श के समान व्यवहार करते हैं, तो ये हमको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है ना। फिर अगला पार्ट हमारा आता है अनादर्श विलयन। क्या? अनादर्श विलयन, ठीक है।